कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अनाबिया की सांसें बेतरतीब हो रही थीं, जैसे उसके दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही हों। वो अभी अभी कॉलेज से लौटी थी, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुई उसे अंदाजा हो गया कि आज कुछ गलत होने वाला था। कॉलेज क्यों गई थी? ये आवाज़ किसी जल्जले की तरह उस पर गिरती महसूस हुई। अनाबिया का दिल कांप गया। वो जानती थी कि हाशिर शाह का गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता था। हाशिर शाह, जो हमेशा खामोश मगर खतरनाक हद तक काबू में रहता था, आज उसका अंदाज बदला हुआ था। उसकी आंखों में वहशत थी, चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया थी, और वो कमरे के बीचों बीच खड़ा उसे घूर रहा था। अनाबिया, जो अलमारी के पास खड़ी अपना यूनिफॉर्म बदलने जा रही थी, झटके से पलटी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने कहा था ना, अब तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। वो एक कदम करीब आया। अनाबिया ने लाशौरी तौर पर पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवार उसकी पुश्त पर थी। अपने महबूब से मिलने गई थी। हाशिर के सवाल में जहर घुला हुआ था। अनाबिया का दिल चाहा कि वो हंस दे, मगर ये हंसी उसके गले में ही कहीं फंस गई। आप होश में हैं? वो बमुश्किल बोली, मगर हाशिर के तेवर मजीद बिगड़ गए। जवाब दो। उसने एक झटके से अनाबिया का हाथ पकड़ा, इतनी सख्ती से कि उसकी कलाई में दर्द दौड़ गया। छोड़े मुझे। वो तड़पी, मगर हाशिर की गिरफ्त मजबूत थी। तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा हक है, समझी? उसके लबों पर एक शफाक मुस्कुराहट थी। अनाबिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी शादी, जो एक जबरदस्ती के बंधन थी, उसके लिए हमेशा एक कैद रही थी। वो नहीं करना चाहती थी ये रिश्ता। उसने लाख मना किया, मगर हालात कुछ ऐसे बने कि वो मजबूर हो गए। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, वो आखिरकार चीख पड़ी। ये निकाह मैंने मजबूरी में किया था, खुदारा मेरा पीछा छोड़ दे। मगर हाशिर को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अनाबिया की कमर में बाजू डालकर उसे करीब कर लिया। कहा था ना, निकाह से इनकार कर दो, मगर तुम नहीं मानी। अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपसे डर लगता है हाशिर। ये सुनकर वो लम्हे भर को रुका, जैसे ये अल्फाज उसके कानों में किसी तेजधार खंजर की तरह चुभे हों। डरती हो? वो धीरे से बोला, मगर उसकी आंखों में वही शिद्दत थी। हाँ, आपकी बातों से, आपके गुस्से से, आपकी जबरदस्ती से, सब से। हाशिर ने गहरी सांस ली और एक झटके से उसका बाजू छोड़ दिया। अनाबिया पीछे हटकर दीवार से जा लगी। ये शादी तुम्हारे लिए बोझ है? हाँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाशिर की आंखों में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ लम्हे पहले का गुस्सा किसी गहरे दर्द में बदल चुका हो। ठीक है अनाबिया, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये कहकर वो पीछे हट गया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अनाबिया ने हैरत से उसे जाते देखा, लेकिन याद रखना, वो पलटा। उसकी नजरें अजीब थीं। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया और अनाबिया वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में खौफ भी था, हैरत भी, और कहीं न कहीं एक अनजानी सी बेचैनी भी। रात गहरी हो चुकी थी, मगर हवेली में जलते चिरागों की रोशनी अब भी सहन में बिखरी हुई थी। हर शय खामोशी में डूबी हुई थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। मगर एक कमरे में, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें आवेजा थी, नफरत की एक नई दास्तान लिखी जा रही थी। हाशिर शाह अपनी दादी के सामने बैठा था। उनकी नजरें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं, जैसे बरसों पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो रहे हों। वो हवेली की सबसे बड़ी और बाअसर औरत थी, जिनका हर फैसला हतमी होता था। उनके अल्फाज कानून की तरह माने जाते थे, और उनका हर जुमला एक नया जख्म देता था। वो अपने हुक्के का कश लेकर गहरी सांस लेने लगे। कुछ लम्हे खामोश रहें, और फिर अचानक उनकी आवाज़ गूंजी। तुम्हें याद है हाशिर, तुम्हारे बाप को कैसे मारा गया था? हाशिर शाह की आंखों में एकदम सख्ती आ गई। वो पल भर के लिए खामोश रहा, जैसे उस सवाल को अपने दिमाग में दोहरा रहा हो। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और सर्द लहजे में बोला, भूलने के लिए कुछ था ही नहीं दादी। वो मंजर मेरी आंखों में आज भी जिंदा है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खोखलापन था, जैसे वो सालों से
इस जख्म को सहता आया हो, मगर कभी उसका इजहार न कर सका। दादी ने सर झटका और अपने हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त कर लीं। ये शहरी लोग हमें हमेशा कमजोर समझते आए हैं हाशिर। तुम्हारे बाप को धोखे से मारा गया था, वो तो जान बचाने भी नहीं दे रहे थे। हमने तुम्हें कमजोर बनाने के लिए पैदा नहीं किया, हमने तुम्हें जंगजू बनाया है। हमें अपना हिसाब बराबर करना होगा। हाशिर ने दादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही इंतकाम की आग थी जो बरसों पहले जलाई गई थी। दादी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त के साथ ये दर्द कम होगा, मगर जो जख्म वो दे गए हैं वो आज भी जिंदा है। उसके लबों पर तलख मुस्कुराहट उभरी। दादी ने अपने चौड़े कंगन वाले हाथों से हुक्के की नली पकड़ी और गहरी सांस लेकर धुआं फिजा में छोड़ दिया। ये औरतें बेवफा होती हैं, खास तौर पर शहरी लड़कियां। तुम्हारी माँ को ही देख लो, अपने शौहर के कत्ल के बाद एक आंसू तक नहीं बहाया, और अब वो लोग तुम्हें अपनी लड़की के जाल में फंसाना चाहते हैं। ये जुमले सुनकर हाशिर के माथे पर शिकने नमूदार हो गए। माँ, वो तो हमेशा खामोश रही है दादी। मुझे तो कभी उनकी तरफ से कोई मोहब्बत नहीं मिली, ना उनके लबों से कोई ऐसा लफ्ज सुना जिसमें मेरा दुख शामिल हो। दादी ने एक सख्त नज़र हाशिर पर डाली, जैसे वो इसकी कमजोरी जांचने की कोशिश कर रहे हो। यही तो मैं कह रही हूँ, इन औरतों का दिल होता ही नहीं। तुम्हें अपनी माँ से मोहब्बत न मिले क्योंकि वो तुम्हारे बाप की मौत के बाद भी जिंदा रहना चाहते थे, मगर मैंने तुम्हें नफरत के सिवा कुछ सिखाया ही नहीं, क्योंकि यही तो वो चीज़ है जो तुम्हें मजबूत रखेगी। हाशिर ने खिड़की के बाहर देखा। वो रात की स्याही में छुपे दर्द को महसूस कर सकता था। तो आप चाहती हैं कि मैं बदला लूं? उसने धीरे से पूछा। दादी ने सर हिलाया। उनकी आंखों में चमक आई। ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई हाशिर। इन लोगों को सज़ा देनी होगी, और सबसे बड़ी सज़ा ये होगी कि तुम उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में ले आओ जिसके बाप और चचा ने हमारे खून से हाथ रंगे। हाशिर के होंठों पर तलखी और नफरत का एक साया लहरा गया। वो नहीं जानते कि उनकी सज़ा तय हो चुकी है। दादी ने एक बार फिर हुक्का पिया और सर को तसल्ली से झुकाया। शाबाश मेरे शेर, यही रवैया चाहिए। वो लड़की अब तुम्हारी मलकियत बनेगी और तुम उसे कभी भी आज़ाद नहीं करोगे। हाशिर की उंगलियां सख्ती से बंद हो गईं। ये निकाह मोहब्बत के लिए नहीं होगा दादी, ये उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा होगी। दादी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें नफरत का जहर घुला हुआ था। यही तो मैं चाहती हूँ पुत्र। रात गहरी हो चुकी थी, मगर इस अंधेरे में एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। अनाबिया को अभी मालूम नहीं था कि उसकी किस्मत का फैसला किसी और ने कर लिया था। हाशिर की दादी हमेशा से शहरी औरतों के खिलाफ नफरत रखती थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी बहू यानी हाशिर की माँ थी, जिसे वो बेवफा, कमजोर और रवायात से मुंह मोड़ने वाली औरत समझती थी। जब हाशिर के वालिद का कत्ल हुआ तो पूरा खानदान सदमे में था, मगर दादी को सबसे ज्यादा इस बात ने तड़पाया कि उनकी बहू ने इस हादसे पर वो रद्द अमल नहीं दिया जिसकी वो तवक्को कर रही थी। वो चाहती थी कि उनकी बहू मातम करती, रो रो कर अपना दुख जाहिर करती, खानदान में इंतकाम की आग भड़काती, मगर वो खामोश रही, सब्र का दामन थामे रही, और ये चीज़ दादी को नाकाबिले कबूल थी। उनके नज़दीक बीवी का सब कुछ उसका शौहर होता है, और अगर शौहर की मौत के बाद भी वो मजबूती से खड़ी है तो इसका मतलब है कि उसने कभी सच्ची मोहब्बत की ही नहीं। हाशिर के वालिद, जो दादी का इकलौता बेटा था, अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, और ये बात दादी को हमेशा चुभती थी कि एक शहरी लड़की उनके बेटे की कमज़ोरी बन चुकी थी। वो शुरू से ही अपनी बहू को शक की नज़र से देखती थी, मगर जब शौहर के कत्ल के बाद भी उसने किसी इंतकामी जज्बात का इजहार न किया और हाशिर के दिल में नफरत की बजाय सब्र और दरगुजर के ख्यालात डालने की कोशिश की, तो दादी के दिल में उसके लिए शदीद गुस्सा और नफरत बैठ गई। उनका मानना था कि एक माँ का फ़र्ज था कि वो अपने बेटे को बाप की मौत का बदला लेना सिखाती, मगर वो औरत तो उल्टा उससे रोकती रही, उसे समझाती रही कि दुश्मनी इंसान को खोखला कर देती है। दादी को लगता था कि इस औरत ने न सिर्फ उनके बेटे को अपना गुलाम बनाया था, बल्कि अब वो हाशिर को भी कमज़ोर बनाने के दर पर थी। यही वजह थी कि दादी ने हाशिर के दिल में हमेशा ये जहर भरा कि शहरी औरतें बेवफा और खुदगर्ज होती हैं, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, और जब वक्त आए तो उन्हें कुचल देना चाहिए। और अब जब अनाबिया का रिश्ता तय पाया तो दादी ने वही नफरत हाशिर के जहन में भरी जो वो बरसों से पाल रही थी।
وہ چاہتی تھی کہ حاشر انابیہ کو صرف اپنی ملکیت سمجھے، اسے کبھی محبت کا حق نہ دے، بلکہ اس سے وہ سب کچھ بدلے لے جو ان کی نظر میں اس کے خاندان نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ لاہور کی شامیں ہمیشہ پرسکون اور خوشگوار لگتی تھی۔ ایک خاص قسم کی چہل پہل اور رونق پورے شہر میں بکھری ہوتی، مگر انابیہ کے لیے گھر سے زیادہ خوبصورت کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ ایک عام مگر عزت دار فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جہاں محبت اور عزت سب سے زیادہ مقدم تھی۔ اس کا باپ زاہد صاحب ایک انتہائی شریف اور ذمہ دار آدمی تھا، جن کی زندگی کا مقصد صرف اپنی بیٹی کی خوشیاں اور اس کا بہتر مستقبل تھا۔ ان کی شخصیت میں گہری سنجیدگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتے تھے، اور جب بھی وہ گھر آتا انابیہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے۔ دوسری طرف اس کی ماں حلیمہ بیگم ایک ایسی عورت تھی جن کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت اور فکر تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی اور اسے ہر لمحے یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ ان کے لیے سب کچھ ہے۔ انابیہ بیٹا، تم نے آج اتنا وقت باہر کیوں گزارا؟ ماں نے جیسے ہی اسے دروازے سے اندر آتا دیکھا فکر مند لہجے میں پوچھا۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ انابیہ وقت پر گھر آ جائے، کیونکہ ان کی نظر میں لڑکیوں کو ضرورت سے زیادہ باہر رہنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ انابیہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور ماں کے گلے لگ گئی۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی ماں ناراض ہوتی وہ ان کے کندھے سے لگ کر ان کا غصہ کم کر دیتی۔ امی، میں نے اور حریم نے کالج کے بعد لائبریری جانے کا سوچا تھا، بس اسی لیے دیر ہو گئی، وہ پیار سے بولی، مگر اس کے لہجے میں شرارت تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ماں کا غصہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ حلیمہ بیگم نے گہری سانس لی اور اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ ان کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی ناراضگی باقی تھی، مگر ان کی ممتا کی محبت ہمیشہ غالب آ جاتی۔ بیٹا، وقت کا دھیان رکھا کرو، تمہاری عزت ہی ہماری پہچان ہے۔ زاہد صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹا کر شفقت بھری نصیحت کی۔ وہ زیادہ بولنے والے آدمی نہیں تھے، مگر جب بھی کوئی بات کرتے ان میں ایک خاص وزن ہوتا۔ وہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر بری نظر سے بچانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا اتنی آسان نہیں جتنی انابیہ سمجھتی ہے۔ جی ابو، بالکل دھیان رکھوں گی، انابیہ نے فوراً کہا، کیونکہ وہ اپنے والد کی محبت اور سنجیدگی سے بخوبی واقف تھے۔ زندگی میں سکون تھا، محبت تھی، اور ایک ایسی خوشحالی تھی جو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ انابیہ کی قسمت میں کرب لکھا جا چکا تھا۔ یہ گھر جہاں محبت اور عزت کا دور دورہ تھا، ہمیشہ ایک جنت کی مانند لگتا تھا۔ زاہد صاحب کی پرورش میں سختی ضرور تھی، مگر ان کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ انابیہ کو ہر خوشی دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے ہمیشہ یہ سکھایا کہ عزت سب سے بڑی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایک لڑکی کی ساکھ ہوتی ہے۔ امی، آپ کو پتہ ہے آج کلاس میں مس سارا نے کہا کہ اگر ہم دل سے محنت کریں تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ انابیہ نے پرجوش لہجے میں کہا، جبکہ وہ چائے کی چسکی لے رہی تھی۔ بالکل بیٹا، محنت سے سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، مگر انسان کو ہمیشہ اپنے اصولوں پر بھی قائم رہنا چاہیے۔ ماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر امی، کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے خواب ہمارے اصولوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ اور ابو مجھے زیادہ باہر نہیں جانے دیتے۔ حلیمہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا، ہم تمہیں دنیا کی سخت حقیقتوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہر خواب پورا کیا جا سکتا ہے، مگر کچھ خوابوں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ جس کی وجہ سے تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے۔ انابیہ خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماں ہمیشہ اس کی بھلائی کے لیے بات کرتی ہے۔ انابیہ کا خواب تھا کہ وہ آگے جا کر کچھ بڑا کرے، کوئی ایسا کام کرے جو صرف اس کا اپنا ہو۔ وہ ہمیشہ کچھ خاص بننے کی خواہش رکھتی تھی، اور اسی لیے وہ ہر دن کالج میں دل لگا کر پڑھتی۔ اس کی سب سے اچھی دوست حریم ہمیشہ اسے کہتی تھی، یار انابیہ، تم تو بہت محنتی ہو، میں شرط لگاتی ہوں کہ تم ایک دن بہت بڑی انسان بنو گے۔ پتہ نہیں حریم، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں جتنا بھی آگے جانا چاہوں میرا خاندان مجھے روکے گا۔ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہیں، مگر کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں ان کی امیدوں اور اپنے خوابوں کے بیچ کہیں پھنس گئی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر تمہاری فیملی تم سے محبت کرتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، بس تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ انابیہ نے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ یہ سب خواب، یہ سب امیدیں ایک دن اچانک بکھر گئیں جب اس کے خاندان کو ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا
जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जाहिद साहब के भाई यानी अनाबिया के चचा असलम एक सख्त गिर और जज्बाती इंसान थे जो हमेशा कारोबारी रकाबत में उलझे रहते। वो ज़्यादा समझदार नहीं थे और हमेशा जज्बात में फैसले करते, और यही जज्बात उनके ख़ानदान के लिए तबाही बन गए। एक दिन जब कारोबारी रकाबत शिद्दत अख्तियार कर गई, असलम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ख़ानदान को हिला कर रख दिया। उन्होंने दुश्मनी में हाशिर शाह के वालिद को कत्ल कर दिया और इसके बाद पूरा मामला बिगड़ गया। ये खबर जब हाशिर शाह के ख़ानदान तक पहुंची तो उनका गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो बदला लेना चाहते थे, वो खून का हिसाब खून से चुकाना चाहते थे। मगर फिर बात बड़ों तक पहुंची और एक ऐसा फैसला किया गया, एक ऐसा फैसला जो नाबिया की किस्मत पर एक कैद की मानित मुसल्लत होने वाला था। ये दुश्मनी ख़त्म हो सकती है मगर एक शर्त पर। क्या शर्त है? जाहिद साहब ने पूछा। उनके दिल में धड़का सा लगा था। तुम्हारी बेटी अनाबिया हमारे बेटे हाशिर से शादी करेगी। ये जुमला जाहिद साहब के लिए जैसे क़यामत बन के आया। उन्होंने अपनी बेटी के लिए हज़ारों ख्वाब देखे थे मगर वो ये सब ख़त्म नहीं करना चाहते थे। मगर उन्हें मालूम था कि अगर वो इनकार करेंगे तो उनके ख़ानदान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। जब ये बात अनाबिया तक पहुंची तो उसने पहले तो इनकार कर दिया। नहीं, मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। वो चीख उठी, उसके हाथ कांप रहे थे। बेटा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, माँ ने बेबसी से कहा। मगर अब्बू, वो आदमी मुझसे नफरत करता है, हम मजबूर है बेटा। जाहिद साहब की कमज़ोर आवाज़ ने उसे झंझोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब अनाबिया ने महसूस किया कि उसकी किस्मत का फैसला कोई और कर चुका है। वो बेबस थी और अब उसकी ज़िंदगी एक ऐसे रास्ते पर जा रही थी जिसमें सिर्फ अजियत थी। निकाह का दिन हर लड़की के लिए खुशी का दिन होता है, एक ऐसा दिन जब वो एक नए सफ़र पर रवाना होती है। मगर अनाबिया के लिए ये दिन एक भयानक ख्वाब था, एक ऐसी हकीकत जो उसके वजूद को ची रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी कैद खाने में दाखिल हो रही हो जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। हर तरफ हलचल थी, रिश्तेदार आ जा रहे थे, सबके चेहरों पर खुशी थी। मगर वो जानती थी कि ये खुशी सिर्फ एक मस्नुई नकाब था जो हकीकत को छुपाने के लिए पहना गया था। सब कुछ जैसे धुंधला गया था। आंखों के सामने मंजर था मगर दिमाग कहीं और पर था। जब काजी साहब ने निकाह का खुतबा पढ़ना शुरू किया तो उसके हाथ पैर सुन हो गए। वो एक आम सी लड़की थी जिसके ख्वाब अभी अधूरे थे, जिसने अपनी जिंदगी के लिए कभी ऐसा फैसला सोचा भी नहीं था। कबूल है, ये अल्फाज गूंजे तो उसके जिस्म में जैसे एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने बेख्तियार अपने वालिद की तरफ देखा जो खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। उनका चेहरा एक शिकस्त खुर्दा इंसान का था जिसके पास कोई रास्ता नहीं था। माँ की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं मगर वो जब्त किए बैठी थी क्योंकि वो जानती थी कि उनका एक आंसू भी अनाबिया को तोड़ के रख देगा। कबूल है, काजी साहब ने दोबारा पूछा। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अनाबिया पर थीं मगर उसका दिल कह रहा था कि वो भाग जाए, कहीं दूर निकल जाए जहाँ ये सब ना हो। मगर वो जानती थी कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने होंठ खींच लिए। वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी, जैसे हवा रुक गई हो। आंखों में आंसू भरने लगे मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। सामने हाशिर बैठा था, चेहरे पर संजीदगी और सख्ती थी, आंखों में अजनबी सा जबर था। वो वहाँ मौजूद था मगर उसकी मौजूदगी में भी एक अजीब सी बेहिसी थी। उसे इस निकाह की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसके लिए रिश्ता सिर्फ एक सजा थी, एक बदला जो उसने अनाबिया से लेना था। कबूल है, काजी ने तीसरी बार पूछा और वो लम्हा आ गया जब अनाबिया ने अपने वालिद की झुकी हुई नजरें देखीं। एक बेटी के लिए उससे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला मंजर कोई नहीं हो सकता कि उसका बाप उसकी बेबसी पर खामोश हो जाए। उसने गहरी सांस ली, अपने लबों को जबरदस्ती हरकत दी और धीरे से कहा, कबूल है। ये 3 अल्फाज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला थे। वो फैसला जो उसने खुद नहीं किया था बल्कि जो उस पर मुसल्लत किया गया था। काजी साहब ने निकाह नामे पर दस्तखत करने के लिए कहा और जैसे ही अनाबिया ने कलम उठाया उसके हाथ कांपने लगे। हर लकीर जो वो कागज पर खींच रही थी उसके ख्वाबों को दफन कर रही थी। उसके बाद मुबारकबादें दी जाने लगीं मगर अनाबिया को लगा जैसे वो आवाज़ें बहुत दूर से आ रही हैं, जैसे वो इस कमरे में मौजूद ही ना हो, जैसे वो कोई तमाशाई हो जो अपनी ज़िंदगी के तमाशे को देख रही हो मगर इसमें शामिल नहीं। हाशिर के चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, ना खुशी, ना नरमी, ना सुकून। उसके लिए ये निकाह एक जंग था और इस जंग में वो जीत चुका था। मगर ये जीत कैसी थी,
ایک ایسی جیت جس میں کسی کا دل توڑا گیا تھا، جس میں کسی کی زندگی برباد کر دی گئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو نابیہ نے اپنے والدین کو دیکھا اور اس لمحے وہ ضبط کھو بیٹھی۔ ابو پلیز مجھے مت بھیجیں۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زاہد صاحب کچھ نہ کہہ سکے۔ ان کی آنکھیں برسوں کی تھکن اور شکست کا عکس تھیں۔ بیٹا ہمیں معاف کر دینا، وہ صرف اتنا کہہ سکے اور رخ پھیر لیا۔ انابیہ نے ماں کے گلے لگ کر آخری بار ان کی خوشبو اپنے اندر سمو لی، اور پھر وہ لمحات جو کبھی خوشیوں سے بھرے ہوتے تھے ایک بھیانک یاد میں بدل گئے۔ حویلی کی طرف جانے والا راستہ طویل اور خاموش تھا۔ حاشر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ انابیہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس جگہ جا رہی ہے وہاں اس کے لیے محبت نہیں، صرف نفرت اور اذیت ہے۔ حویلی پہنچ کر اس نے جیسے ہی قدم رکھا اسے لگا جیسے اس پہ ہزاروں نظریں جم گئی ہوں۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا تجسس تھا، جیسے وہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ یہ شہری لڑکی کیسے زندہ رہے گی اس ماحول میں۔ حاشر کی دادی اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی، مگر ان کی نظروں میں وہ نرمی نہیں تھی جو ایک نئی بہو کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ایک سخت گیر روایتی عورت تھی جو اس نکاح کو ایک معاہدے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ آ گئی وہ لڑکی، ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ انابیہ نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں ملا نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہ صرف ایک مجبوری تھی، ایک ایسا فیصلہ جسے سب نے زبردستی قبول کیا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اسے ایک الگ سا ماحول محسوس ہوا۔ ہر چیز بڑی پرانی اور روایتی تھی۔ وہ گھر جہاں وہ پلی بڑی تھی وہ جدید اور آرام دہ تھا، مگر یہاں کا ماحول جیسے وقت میں کہیں رک گیا تھا۔ حاشر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، مگر پھر بغیر کچھ کہے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہاں آؤ، اس نے پہلی بار انابیہ کو حکم دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اور اگلے ہی لمحے حاشر کی سخت آواز نے کمرے کی خاموشی توڑ دی۔ یہ نکاح کسی محبت کی بنیاد پر نہیں ہوا، یہ تمہارے لیے ایک سزا ہے۔ انابیہ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، تم صرف میرے لیے ایک بدلہ ہو، اور میں تمہیں کبھی یہ بھولنے نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ سن کے انابیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں کانٹے چبھو دیے ہوں۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے کمزور آواز میں کہا، مگر حاشر ہنسا۔ تمہارا ہونا ہی ایک غلطی ہے، اور میں تمہیں ہر لمحہ یہ احساس دلاتا رہوں گا۔ وہ اس کے قریب آیا، مگر پھر رک گیا، جیسے خود پر قابو پا رہا ہو۔ یہاں رہو، خاموش رہو، اور اپنے ہونے کو بھول جاؤ، تمہارے ہونے نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ حاشر نے تلخی سے کہا، اور پھر اچانک اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں وہ کوئی چیز سختی سے تھامے ہوئے تھی۔ کیا چھپا رہی ہو؟ انابیہ نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، مگر حاشر نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو پکڑ لیا اور زبردستی اس کے ہاتھ میں موجود چیز چھین لی۔ یہ کیا ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ اس کے ہاتھ میں انابیہ کا موبائل تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں سے کسی کی مدد مانگو گی؟ حاشر نے ایک زوردار کہکا لگایا، مگر اس میں طنز اور حقارت تھی۔ یہ حویلی ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں کہ جو چاہو کرو۔ وہ دانت پیس کر بولا اور موبائل زور سے دیوار پر دے مارا۔ موبائل کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے، جیسے انابیہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو۔ تب انابیہ نے شکر کا سانس لیا کہ اس کی ماں نے اسے ایک اور موبائل چھپا کر دیا تھا، تاکہ ضرورت آنے پر وہ اس کا استعمال کر سکے۔ اب یہاں کوئی چیز تمہیں بچانے نہیں آئے گی، تمہیں صرف میرا حکم ماننا ہوگا، حاشر نے سرد آواز میں کہا، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ انابیہ ایک کرسی پر بے جان سی بیٹھ گئی۔ وہ نہ رو سکتی تھی نہ چلا سکتی تھی، بس خاموشی سے اپنی قسمت کو قبول کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور ایک نوکرانی کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ بی بی جی، آپ کا کھانا، وہ دھیرے سے بولی۔ انابیہ نے نظریں اٹھا کر کھانے کی طرف دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک نوالہ بھی لیتی، باہر سے دادی کی سخت آواز آئی، یہ کھانا کہاں لے کر جا رہی ہو؟ نوکرانی چونک گئی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دادی جی، وہ نئی بہو کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، کسی ملازم نے جواب دیا۔ دادی نے طنزیہ ہنسی ہنسی، بہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اس گھر کی بہو ہے؟ یہ اپنے باپ کے گھر سے کھا کر آئی ہوگی، اس لیے ابھی بھوکی نہیں ہوگی۔ اور سنو، آئندہ اسے ایک وقت سے زیادہ کھانے کے بارے میں سوچنے بھی مت دینا۔ نوکرانی نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے کھانے کی ٹرے واپس لے گئی۔ انابیہ نے دور سے سب کچھ سنا، مگر اس میں احتجاج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس حویلی میں ایک بوجھ کی طرح لائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ رات ڈھلنے لگی، مگر نیند انابیہ کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔
وہ بس کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اسے اپنی ماں کی محبت، اپنے باپ کا پیار، اپنا پرانا گھر سب یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے وہ ہنستی تھی، خوش رہتی تھی، اور اب وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بھوکی تھی، مگر زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اس کا یہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، مگر انابیہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات کو بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھڑاک سے کھلا اور حاشر اندر آیا۔ تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہو، اس نے غصے سے کہا۔ انابیہ نے سر اٹھایا، مگر وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ جواب دے سکے۔ مہارانی کس پرنسس کا انتظار کر رہی ہیں جو تمہیں خوابوں کی نیند سے جگائے گا؟ حاشر تنسیہ بولا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، مگر جب وہ کھڑی ہونے لگی تو اچانک اسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ حاشر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا۔ جب اس نے انابیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا تو پہلی بار اس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ تو کل رات سے بھوکی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے نرمی پیدا ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سختی کو برقرار رکھا۔ حد ہے، اب مجھے ہی تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا، اس نے غصے سے کہا اور دروازہ کھول کے نوکر کو آواز دی، فوراً کھانا لاؤ۔ نوکر نے جلدی سے حکم مانا اور کچھ دیر بعد کھانے کی ٹرے لے آیا۔ حاشر نے خود ہاتھ بڑھا کر انابیہ کو سہارا دیا، جو اب بھی کمزوری کی وجہ سے ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ انابیہ کی سانسیں مدھم ہو چکی تھیں، آنکھیں بوجھل تھیں اور کمزوری اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ خود کو سیدھا سنبھالنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ جب وہ کھانے کی پلیٹ کے قریب ہوئی تو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نوالا اٹھانے کی کوشش کی، مگر انگلیوں میں وہ طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ صحیح طریقے سے روٹی پکڑ سکے۔ حاشر جو ابھی بھی سختی سے اسے کھانے کے لیے کہہ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر چند لمحے کے لیے جیسے ساکت ہو گیا۔ کمزوری زیادہ ہو گئی ہے، شاید یہ خود کھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ اس نے بے اختیار نابیہ کے ہاتھ سے نوالا لے لیا اور اپنی انگلیوں میں تھام کر اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ یہ سب ڈرامے مت کرو، بس کھا لو، اس نے بے رخی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں اب پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی۔ انابیہ نے کمزور نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہی شخص جو ہر دن اسے تکلیف دیتا تھا آج اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا ہے۔ میں خود کھا سکتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، مگر اس کی آواز میں اتنی توانائی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکتی۔ چپ رہو، زیادہ ضد مت کرو، حاشر نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اس کی انگلیاں جو روٹی تھامے ہوئی تھیں بے اختیار نرمی اختیار کر گئیں۔ انابیہ نے ہچکچاتے ہوئے نوالا لیا، مگر جیسے ہی وہ کھانے لگی اس کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ حاشر نے چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس تمہیں یوں کمزور دیکھ کر عجیب لگ رہا ہے، وہ بے خیالی میں بول گیا، مگر جملہ مکمل کرتے ہی فوراً سنبھل گیا، جیسے وہ خود کو اس احساس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، انابیہ نے دھیمی مگر یقین بھری آواز میں کہا۔ حاشر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ لرز گیا۔ وہ پہلی بار ایسی کیفیت محسوس کر رہا تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں خود بخود نرمی اختیار کر گئیں، جبکہ اس کا دل ایک عجیب کشمکش میں الجھنے لگا تھا۔ یہ سب مت سوچو، ابھی بس کھاؤ، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ انابیہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا یہ وہی حاشر تھا جو ہر لمحہ اسے سزا دینے کے بہانے ڈھونڈتا تھا؟ وہ جو ہمیشہ اس کی تکلیف سے لطف اندوز ہوتا تھا آج اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ انابیہ نے خود سے سوال کیا، مگر اگلے ہی لمحے حاشر نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا اٹھایا اور اس کے لبوں کے قریب لے آیا۔ اگر کھا نہیں سکتی تو میں خود کھلاؤں، اس نے بے اختیار کہا، جیسے وہ اپنے اندر کے احساسات سے خود بھی بے خبر تھا۔ انابیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوالا لے لیا۔ جیسے ہی وہ کھانے لگی اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ حاشر بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی ہر حرکت، اس کی ہر سانس، اس کے ہر جذبے کو محسوس کر رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو حاشر؟ انابیہ نے بمشکل کہا، مجھے نہیں معلوم، بس تمہیں یوں کمزور دیکھ کر عجیب لگ رہا ہے، وہ بے خیالی میں بول گیا، مگر جملہ مکمل کرتے ہی فوراً سنبھل گیا، جیسے وہ خود کو اس احساس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، انابیہ نے دھیمی مگر یقین بھری آواز میں کہا۔ حاشر کی نظریں پل بھر کو جھپکیں، جیسے وہ انابیہ کی بات کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ہاں، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں آج وہ غصہ نہیں جو ہمیشہ ہوتا تھا، انابیہ نے بے ساختہ کہہ دیا۔ حاشر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرت ابھری، مگر وہ فوراً نظریں چرا گیا۔ زیادہ مت سوچو انابیہ،
وہ झुंझला कर बोला, जैसे खुद को किसी जज्बे पे बहने से रोक रहा हो। तुमने बहुत अजियत दी है मुझे हाशिर, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे यूं कमज़ोर देखो। हाशिर की उंगलियां बेख्तियार मुट्ठी में बदल गईं। मैंने तुम्हें अजियत दी, तुम जानती भी हो कि अजियत क्या होती है? उसने मध्यम मगर गहरे लहजे में कहा। हाँ जानती हूँ, अजियत वो होती है जब कोई तुम्हें बगैर किसी वजह के सजा देता है। अजियत वो होती है जब कोई तुम्हारी मौजूदगी को बोझ समझता है। अजियत वो होती है जब तुम किसी के लिए कुछ भी ना हो, मगर फिर भी वो तुम्हें जाने नहीं देता। अनाबिया के अल्फाज हाशिर के दिल पर लगे। और तुम जानती हो कि मोहब्बत क्या होती है? उसने अचानक सवाल किया। अनाबिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। मोहब्बत वो होती है जो तुम आज कर रहे हो। ये जुमला जैसे एक बिजली बनकर हाशिर के अंदर उतरा। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ अनाबिया और हाशिर की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हाशिर ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसके हाथ बेख्तियार आगे बढ़े और उसने अनाबिया की जली हुई उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। ये सब मत सोचो, बस खाओ। अनाबिया की पलकों से आंसू टूटकर उसकी गाल पर बह गया, मगर वो होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट लेकर रोटी का नवाला उठाने लगी। ये पहला लम्हा था जब हाशिर ने अनाबिया को एक सजा से हटकर एक इंसान के तौर पर देखा था, और शायद मोहब्बत के एहसास ने पहली बार उसके दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दी थी। हवेली में वक्त गुजर रहा था, मगर अनाबिया के लिए हर लम्हा क़यामत से कम न था। वो यहाँ कैद थे, एक ऐसी कैद जहाँ मोहब्बत तो दूर की बात, इंसानियत भी नापैद थी। वो रोज़ इस हवेली के असूलों में जकड़ी जा रही थी। हर गुजरता दिन उसके लिए एक नई अजियत लेकर आता। हवेली के लोग अनाबिया के साथ ऐसे सलूक कर रहे थे जैसे वो कोई इंसान ना हो, बल्कि एक नौकरानी हो जिसे यहाँ महज काम करने के लिए रखा गया हो। सुबह के वक्त दादी की सख्त आवाज़ उसे नींद से झंझोड़ देती। उठ जा, ये सोने का वक्त नहीं, यहाँ तू कोई महारानी नहीं जो आराम करे। दादी ने उसे झंझोड़ कर उठाया। अनाबिया ने थकी हुई आंखों से उन्हें देखा। जी दादी, वो सर झुकाकर बोली, क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी जवाब उसे मजीद जलील करेगा। दादी ने उसे हुक्म दिया कि पूरे घर के कपड़े इस्त्री करे। एक एक कपड़ा जो हर फर्द का था उस पर गर्म इस्त्री फेरनी थी। गर्मियों की दोपहर में जलते हुए इस्त्री के नीचे अनाबिया के हाथ तप रहे थे, मगर किसी को कोई परवाह नहीं थी। इस्त्री गर्म थी, मगर अनाबिया की सोचें कहीं और थी। उसका ध्यान इस जिंदगी पर था जो वो छोड़ आई थी, जो उससे छीन ली गई थी। अचानक एक लम्हे के लिए उसका हाथ गर्म इस्त्री पर लग गया। आह! वो चीख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसकी जिल्द सुर्ख हो गई। जलन नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर दादी ने एक नज़र तक न डाली। हाय हाय, कैसी नकम्मी लड़की है, एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं कर सकती। दादी ने तंज किया, मगर अनाबिया के आंसू नहीं रुके। उसका दिल कर रहा था कि वो भाग जाए, मगर कहाँ। शाम को जब हाशिर घर आया तो नाबिया अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, हाथ की जलन से तड़प रही थी। हाशिर ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा तासुर आया। ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? उसने सख्त लहजे में पूछा। अनाबिया ने नजरें झुका ली, मगर जवाब न दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, हाशिर ने मजीद सख्ती से कहा, मगर जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसके अंदर कुछ नरम पड़ गया। इस्त्री करते हुए जल गया। अनाबिया ने मुश्किल कहा। हाशिर ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर एक तरफ से मरहम उठाया और उसके हाथ पर लगाने लगा। अनाबिया की सांसें रुक गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यही हाशिर, जो हमेशा उससे नफरत और सख्ती से पेश आता था, उसकी तकलीफ का ख्याल रखेगा। जब मरहम लगाते लगाते दर्द कम हुआ तो अनाबिया बेख्तियार हाशिर के कंधे पे सर रख के सो गई। ये पहला मौका था जब हाशिर ने अनाबिया को किसी कैदी की बजाय एक आम लड़की की तरह देखा, जो बस थक गई थी, जो तकलीफ सह रही थी। अनाबिया को अपने कंधे पे सर रखता सोता देखकर हाशिर के दिल की धड़कन एकदम तेज हुई और उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। ये मंजर दादी ने दूर से देख लिया था और उनके दिल में नफरत की एक नई लहर दौड़ गई थी। ये लड़की मेरे पोते के दिल में जगह बना रही है, ये नहीं हो सकता, दादी ने गुस्से से सोचा। अगले दिन ही उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। हाशिर, तुम्हें शहर से बाहर कुछ ज़रूरी काम के लिए जाना होगा, दादी ने हाशिर को हुक्म दिया। हाशिर ने चौंक कर उन्हें देखा। अभी? मगर क्यों? ज़मीन का मसला है, तुम्हें जाकर खुद देखना होगा। हाशिर ने सर हिला दिया, क्योंकि वो जानता था कि दादी के किसी फैसले को रद्द करना नामुमकिन था। हाशिर के चले जाने के बाद अनाबिया के पास वक्त था। उसने अपने सामान में से वो छोटा सा मोबाइल निकाला जो उसकी माँ ने उसे छुप कर दिया था। जब उसने मोबाइल ऑन किया तो उसकी दोस्त हरीम के कई मैसेजेस आए हुए थे। अनाबिया, तुम्हारे इम्तिहानात होने वाले हैं, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारा साल ज़ाया हो जाएगा। ये पढ़कर अनाबिया का दिल दहल गया और वो पहले ही सब कुछ खो चुकी थी।
अगर उसने तालीम भी छोड़ दी तो वो हमेशा के लिए इस कैद में दफन हो जाएगी। उसने फैसला किया कि वो किसी तरह छुपकर कॉलेज जाएगी, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन जब सब अपने कामों में मसरूफ थे, वो चुपके से बाहर निकली और कॉलेज चली गई। उसी दिन जब अनाबिया कॉलेज में थी, हाशिर गैर मुतवक्का तौर पर वापस आ गया। दादी ने उसे देखा तो हैरान होकर बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। हाँ, काम इतना अहम नहीं था। मगर अनाबिया कहाँ है? हाशिर ने लापरवाही से पूछा। ये सुनकर दादी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। उन्हें एक जबरदस्त मौका मिल गया था। वो तो तुम्हारे जाने के बाद घर में नहीं थी। दादी ने झूठ कहा। हाशिर चौंक गया। क्या मतलब? वो कहाँ गई? बेटा, मैं कुछ कहूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, मगर वो किसी से मिलने गई थी। मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। ये अल्फाज सुन के हाशिर के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसके दिमाग में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। आपको यकीन है? उसने दांत पीस कर पूछा। तुम खुद भी देख लेना, जैसे ही वो वापस आएगी उसके चेहरे पर गुनाह लिखा होगा, दादी ने जहर भरे लहजे में कहा। अनाबिया जैसे ही हवेली में दाखिल हुई, उसने हाशिर को दरवाजे पर खड़ा देखा। कहाँ थी? हाशिर ने गुस्से से पूछा। अनाबिया की रूह कांप गई, उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। वो मैं सच बोलो, क्या तुम किसी से मिलने गई थी? हाशिर का गुस्सा बढ़ रहा था। नहीं, मैं बस क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? उसने एक झटके से उसका बाजू पकड़ लिया। अनाबिया की आंखों में बेबसी थी, मगर वो कोई भी लफ्ज़ नहीं बोल पा रही थी। दादी एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। तुम्हारी हैसियत क्या है जानती हो? हाशिर ने गुस्से में कहा। बस एक कैदी, और कैदियों को अपनी हद में रहना चाहिए। ये जुमला अनाबिया के दिल में जहर की तरह उतर गया। उसने आंखें बंद कर ली। अब उसे समझ आ चुका था कि इस कैद से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो हमेशा के लिए इस हवेली की गुलाम बन चुकी थी। हवेली के बड़े दरवाजे के अंदर एक घुटन सी बसी हुई थी। अनाबिया का दिल मुसलसल किसी अनदेखी अजियत में फंसा हुआ था। उसे हर रोज नए ताने, नई सजाएं और नए इल्जामात सहने पड़ रहे थे। हाशिर का शक उसकी रूह तक को जख्मी कर चुका था। वो जब भी उसकी आंखों में देखती, उसे वहां नफरत और बेएतमादी के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। मगर वक्त के साथ साथ कुछ बदल रहा था। जैसे हवेली की वो सख्त दीवारें जो अनाबिया के गिर्द खड़ी कर दी गई थी, आहिस्ता आहिस्ता दरारों में तब्दील हो रही थी। अनाबिया को जब दादी ने हाशिर के सामने बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि वो कॉलेज किसी आशिक से मिलने गई थी, तो हाशिर के गुस्से ने आसमान को छू लिया। मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी, तुम्हें अपना नाम दिया, और तुमने क्या किया? मेरे एतमाद को रोन डाला। हाशिर की आंखों में गुस्सा था, मगर कहीं ना कहीं दुख भी छुपा था। मैंने कुछ नहीं किया, अनाबिया ने रोते हुए कहा। मगर हाशिर के गुस्से के सामने उसकी बात कोई मायने नहीं रखती थी। मुझे तुम्हारी मासूमियत पर यकीन नहीं। अनाबिया, तुमने अपनी हद पार कर दी। हाशिर ने दांत पीसते हुए कहा और तेज कदमों से वहां से निकल गया। ये इल्जाम, ये बदएतमादी, ये सख्त रवैया अनाबिया को अंदर तक तोड़ गया। उसने बहुत जब्त किया, मगर उसके दिल पर जो चोट लगी थी वो बर्दाश्त से बाहर थी। अगले कुछ दिनों में अनाबिया खामोश हो गई, जैसे उसके अंदर कुछ मर गया हो। वो किसी से बात नहीं करती थी, खाने से हाथ खींच लिया और बस खामोशी से दिन गुजारने लगी। फिर एक दिन जब हवेली के लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, अचानक अनाबिया को चक्कर आया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब खबर हाशिर तक पहुंची तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वो इस वक्त अपने गुस्से को एक तरफ रख के उसके कमरे की तरफ भागा। अनाबिया, वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ और उसे बेहोश पड़ा देखकर उसका दिल एक लम्हे को रुक गया। वो तड़प कर इसके करीब आया और उसका चेहरा थाम लिया। उसकी सांसें हल्की हो चुकी थी, चेहरा जर्द था और पेशानी तप रही थी। ये क्या कर रही हो तुम अपने साथ अनाबिया? हाशिर की आवाज़ में बेबसी थी, मगर उसने फौरन नौकरानी को पानी और दवाई लाने को कहा। हवेली के सब लोग हैरत से देख रहे थे कि वही हाशिर जो कल तक अनाबिया से सख्ती से बात करता था, आज किस तरह उसकी फिक्र में पागल हुआ जा रहा था। अगले चंद दिन हाशिर ने अनाबिया की बेहद देखभाल की। वो खुद उसे दवाइयाँ देता, उसका माथा छूता, इसकी हालत पर परेशान होता। एक दिन जब वो इसके पास बैठा था, अनाबिया ने कमज़ोर आंखों से उसे देखा और धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो रही है हाशिर? हाशिर ने एक पल के लिए नजरें चुराईं, मगर फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं मालूम, बस तुम्हें यूँ कमज़ोर देख के अजीब लग रहा है। ये झूठ है। अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, ये झूठ है। हाशिर ने आखिरकार एतराफ़ कर लिया। ये पहला मौका था जब उसने खुद से सच बोला था। वक्त के साथ साथ हवेली के लोग भी बदलने लगे थे। दादी, जिन्होंने अनाबिया को सबसे ज़्यादा तकलीफ दी थी, अब खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। एक दिन जब अनाबिया नमाज पढ़ के बाहर आई,
दादी उसके सामने आई। अनाबिया, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें नाहक तकलीफ दी। हमने तुम्हें कबूल नहीं किया मगर तुमने कभी शिकायत नहीं की। ये अल्फाज सुनते ही अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। एक रात जब पूरे घर में खामोशी थी, हाशिर ने अनाबिया को अपने कमरे में बुलाया। अनाबिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें तकलीफ देने में गुजार दी मगर तुमने कभी बद्दुआ तक नहीं दी। मैंने तुम्हें नौकरानी बना कर रखा मगर तुमने हमेशा सब्र किया। मैं तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत के आगे हार गया हूँ। अनाबिया ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा होती थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है अनाबिया, हाशिर ने एतराफ़ किया। ये अल्फाज सुनते ही अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। और मुझे तुमसे हमेशा से मोहब्बत थी। ये निकाह जो अजियत की अलामत था, मोहब्बत की एक अजीम दास्तान में बदल गया था। हवेली जो कभी अनाबिया के लिए कैद खाना थी, अब उसका अपना घर बन चुकी थी। हाशिर जो कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, अब उसकी मोहब्बत बन चुका था। कभी कभी अजियत ही मोहब्बत तक पहुँचने का वाहिद रास्ता होती है।